धर्मकोट विलेज पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ था। ये एक शांत जगह थी। यहाँ जीवन धीरे धीरे चलता था, जैसे दोपहर का सुस्त सूरज। लेकिन विलेज के ऊपर एक अकेली पहाड़ी पर एक ऐसी जगह थी जहाँ समय रुक गया था। ये सेठ दीनानाथ का पुराना महल था। विलेज वाले इसे फुसफुसाता महल कहते थे। वे कहते थे कि हवा उसकी टूटी हुई खिड़कियों से आवाजें लाती थी। 50 सालों से वहां कोई नहीं रहा था। तब से नहीं, जब सेठ और उनका पूरा परिवार एक अंधेरी रात को गायब हो गए थे। कहानियां बहुत थीं, हर एक पिछली से ज्यादा डरावनी। वे परछाइयों की बात करते थे जो खाली कमरों में नाचती थीं, और एक उदासी की बात करते थे जो घने कोहरे की तरह हवा में छाई रहती थी। महल आसमान के सामने एक कंकाल की तरह था। उसकी छत कुछ जगहों से ढह गई थी। जंगली बेलें उसकी पत्थर की दीवारों पर रेंगती थीं, जैसे हरे सांप उसे गिराने की कोशिश कर रहे हों। बड़ा लकड़ी का दरवाजा जंजीर से बंद था, लेकिन विलेज वाले जानते थे कि यह केवल एक जंजीर से ज्यादा था जो लोगों को बाहर रखता था। ये डर था। बच्चों को उसकी ढहती हुई चारदीवारी के पास खेलने से मना किया जाता था। बड़े लोग जब वहां से गुजरते थे तो सड़क के दूसरी तरफ चले जाते थे। उनका मानना था कि एक बुरी आत्मा, एक चुड़ैल, महल के भूले हुए खजानों की रक्षा करती थी, हमेशा अपनी सड़ती हुई दीवारों से बंधी हुई, और किसी मूर्ख इंसान का इंतजार करती थी जो अंदर घुसने की हिम्मत करे। मेरा नाम रोहन है। उस गर्मी में मैं 17 साल का था। मैं अपनी दादी के साथ छुट्टियां बिताने धर्मकोट आया था। मैं एक शहरी लड़का था, संदेह और बहादुरी के मूर्खतापूर्ण एहसास से भरा हुआ था। विलेज के अंधविश्वासों से मुझे मजा आता था। फुसफुसाते महल की कहानियों ने मुझे डराया नहीं, उन्होंने मुझे उत्सुक किया। मैं अक्सर अपनी दादी के बरामदे में बैठा रहता था, पहाड़ी पर उस अंधेरी सिलहूट को देखता रहता था। वह मुझे बुलाता था, भूतों की फुसफुसाहट से नहीं, बल्कि एक रोमांच के वादे से, एक ऐसी कहानी से जो मुझे शहर में मेरे दोस्तों के बीच हीरो बना देगी। महल एक चुनौती थी जिसे स्वीकार किया जाना था। मेरी दादी मुझे देखते हुए कहती थी, उस जगह से दूर रहना रोहन। उनकी आवाज धीमी और गंभीर होती थी। वह जीवित लोगों के लिए जगह नहीं है। दीवारें बातें याद रखती हैं, वे चीखें याद रखती हैं। वे कहते हैं कि सेठ दीनानाथ की छोटी बेटी अंजलि अभी भी रात में गलियारों में घूमती है, अपनी खोई हुई गुड़िया ढूंढती है। वे कहते हैं कि उसे ऐसे आगंतुक पसंद नहीं जो उसकी शांति भंग करते हैं। उनकी चेतावनियों ने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। एक भूतनी लड़की, एक खोई हुई गुड़िया, ये किसी सस्ती उपन्यास की तरह लगता था, कुछ ऐसा नहीं जिससे सच में डरा जाए। मैंने खुद देखने का फैसला किया कि महल में क्या रहस्य छिपे थे। मौका एक तूफानी शाम को आया। मेरे विलेज के दोस्त समीर और विक्रम मेरे साथ बैठे थे। बाहर हवा तेज चल रही थी, खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं। बातचीत, जैसा कि अक्सर होता था, महल पर मुड़ गई। मुझे शर्त है कि तुम में से किसी में भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं है, मैंने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। समीर घबराकर हंसा, लेकिन विक्रम, जो हमेशा घमंडी था, ने चुनौती स्वीकार कर ली। ये हिम्मत की बात नहीं है रोहन, ये समझ की बात है। वह जगह शापित है। चुनौती तय हो गई। मैं महल में जाऊंगा, अकेला, आज रात। मैं उन्हें और खुद को साबित करना चाहता था कि ये सिर्फ कहानियां थीं। एक टॉर्च और झूठी हिम्मत से भरा दिल लेकर मैं पहाड़ी तक जाने वाले घुमावदार रास्ते पर चढ़ गया। तूफान गुजर चुका था, लेकिन आसमान अंधेरा और बादलों से भरा था। चांद एक पतली फांक था, भूरे बादलों के पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ा, हवा ठंडी होती गई। विलेज की खुशनुमा आवाजें मेरे पीछे फीकी पड़ गईं। उनकी जगह पत्तों की सरसराहट और उल्लू की आवाज ने ले ली। हर कदम पर महल बड़ा होता गया। एक अंधेरा राक्षस मेरी पहुंच को देख रहा था। उसकी खाली खिड़कियां खोखली आंखों की तरह दिखती थीं और टूटा हुआ दरवाजा एक खुला मुंह जैसा लगता था।
मुझे पूरा निगलने को तैयार। मुख्य दरवाजा कसकर बंद था, जैसा कि विलेज वालों ने कहा था, लेकिन मुझे चारदीवारी का एक हिस्सा मिला जो ढह गया था, जिससे एक ऐसी जगह बन गई थी जिससे मुश्किल से गुजरा जा सकता था। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। बस यही था, मैं आखिरकार यहाँ था। जमीन खरपतवारों और कंटीली झाड़ियों का एक उलझा हुआ जाल थी। मैंने अपना रास्ता बनाया। मेरी टॉर्च की किरण अंधेरे में एक घबराया हुआ रास्ता काट रही थी। महल का सामने का दरवाजा बहुत बड़ा और प्रभावशाली था। गहरे भारी लकड़ी का बना हुआ था। उसका एक तरफ थोड़ा खुला हुआ था, हवा में धीरे से चरमराहट कर रहा था। यह एक निमंत्रण था, अंधेरे में एक निमंत्रण। मैंने दरवाजा खोला। उसने विरोध में कराहट की। आवाज रात की गहरी चुप्पी में जोर से गूंजी। सड़ी हुई और नम मिट्टी की गंध वाली बांसी ठंडी हवा की एक लहर मुझ पर छा गई। मैं अंदर कदम रखा और दरवाजा मेरे पीछे जोर से बंद हो गया, जिससे मैं उछल पड़ा। मैं पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया था। मैंने अपनी टॉर्च को टटोला। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे। जब किरण आखिरकार जली तो उसने एक विशाल हॉल दिखाया। मकड़ी के जाले छत से भूतिया झाड़फानुस की तरह लटक रहे थे और धूल की एक मोटी परत सब कुछ ढक रही थी। मेरा रोमांच सच में शुरू हो चुका था। मैं महल में और अंदर चला गया। मेरे कदमों की आवाज धूल की मोटी कालीन से दब रही थी। टॉर्च की किरण उखड़ी हुई वॉलपेपर और ऐसी तस्वीरों पर नाच रही थी जिनके चेहरे गंदगी से ढके हुए थे। मैं एक बड़े ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। एक भव्य पियानो एक कोने में रखा था। उसकी चाबियां उम्र के साथ पीली पड़ गई थीं। धूल की एक परत उसे कफन की तरह ढंक रही थी। जैसे ही मैंने अपनी उंगलियां चाबियों पर फेरी, एक अजीब बेसुरा स्वर निकला जो दबी हुई चुप्पी में तीखा और तेज था। वह आवाज हवा में अनंत काल तक लटकी रही, जिससे मेरे हाथ के बाल खड़े हो गए। मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक मुझे ऊपर की मंजिल से एक आवाज सुनाई दी। एक धीमी लयबद्ध धमक, ठप ठप ठप। ये किसी लकड़ी के फर्श पर एक छोटी गेंद के उछलने जैसी लग रही थी। मैं जम गया, ध्यान से सुन रहा था। आवाज रुक गई। मैंने खुद से कहा कि यह बस घर का स्थिर होना था या दीवारों में एक चूहा भाग रहा था। लेकिन आवाज बहुत नियमित थी, बहुत जानबूझकर की गई थी। मैंने पुकारा, क्या कोई है? मेरी आवाज उस विशाल खालीपन में छोटी और कमजोर लग रही थी। एकमात्र जवाब मेरे अपने शब्दों की गूंज थी, जो परछाइयों से मेरा मजाक उड़ा रही थी। ठंड मेरे हड्डियों में और गहराई तक समाती हुई महसूस हुई। मैंने ऊपर जाने का फैसला किया, एक अजीब जिज्ञासा से प्रेरित होकर जिसने मेरे बढ़ते डर को हरा दिया। भव्य सीढ़ियां मेरे हर कदम पर खतरनाक ढंग से चरमराहट कर रही थीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक लंबी नींद को भंग कर रहा था। ऊपरी लैंडिंग पर एक लंबा गलियारा मेरे सामने फैला हुआ था, जिसमें बंद दरवाजे थे। यहाँ हवा और भी ठंडी थी। मुझे अपने गाल पर हल्की हवा महसूस हुई, हालांकि सभी खिड़कियां कसकर बंद थीं। और फिर मैंने इसे फिर से सुना, इस बार और करीब। एक बच्चे के लोरी गुनगुनाने की धीमी आवाज। ये एक मधुर दुखद धुन थी जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। गुनगुनाहट हॉल के आखिरी कमरे से आती हुई लग रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मेरी टॉर्च की किरण ने अंधेरे को चीर दिया, जिससे एक बच्चों का बेडरूम दिखाई दिया। यह पुराने खिलौनों, एक छोटी लकड़ी की पालना और एक रॉकिंग हॉर्स से भरा हुआ था, जो अपने आप धीरे धीरे आगे पीछे झूल रहा था। मेरी रोशनी रॉकिंग हॉर्स पर पड़ते ही गुनगुनाहट रुक गई। उसके बाद की चुप्पी किसी भी आवाज से ज्यादा डरावनी थी। मैं वहां खड़ा था, डर से लकवाग्रस्त। मेरा बहादुर रोमांच अब एक भयानक जानलेवा गलती जैसा लग रहा था। मेरी हिम्मत लगभग गायब हो चुकी थी। मैंने जाने का फैसला किया। मैं सीढ़ियों की तरफ मुड़ा। इस भयानक घर से बाहर निकलने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था।
जैसे ही मैं गलियारे की दीवार पर एक बड़ी तस्वीर के पास से गुजरा, कुछ ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने इसे अंदर आते समय देखा था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया था। अब मैं रुक गया और अपनी टॉर्च उस पर डाली। गंदगी और धूल पेंटिंग को पूरी तरह से छिपा नहीं सके। यह एक छोटी लड़की की तस्वीर थी, शायद 8 या 9 साल की, जिसकी बड़ी, गहरी, उदास आंखें थीं। वह अपनी बाहों में एक खूबसूरत चीनी मिट्टी की गुड़िया पकड़े हुए थी। यह अंजलि थी, सेठ दीनानाथ की बेटी। जैसे ही मैंने तस्वीर को घूरा, मेरे चारों ओर हवा का तापमान गिर गया। मैं अपनी सांस को टॉर्च की किरण में भाप बनते हुए देख सकता था। एक फुसफुसाहट आह की तरह धीमी ठीक मेरे पीछे से आई। क्या तुमने मेरी गुड़िया देखी है? उसने पूछा। मैं घूम गया। मेरा दिल मेरे गले में आ गया। वहां कोई नहीं था। गलियारा खाली था। मैं अकेला था, लेकिन मैं जानता था कि मैं नहीं था। मैं एक उपस्थिति महसूस कर सकता था, हवा में एक ठंडी जगह जो मेरे साथ चलती थी। जब मैं सीढ़ियों की तरफ पीछे हटना शुरू कर दिया, मेरी आंखें अभी भी उस खाली जगह पर टिकी हुई थी जहां से आवाज आई थी। मैं सीढ़ियों से नीचे लड़खड़ाया, अपनी घबराहट में लगभग गिरते गिरते बचा। गुनगुनाहट फिर से शुरू हो गई। इस बार मेरे चारों ओर से महल के हॉल में गूंज रही थी। यह वही दुखद लोरी थी, लेकिन अब यह मधुर नहीं लग रही थी। यह मेनेसिंग लग रही थी। मैं ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा और सामने के दरवाजे की तरफ भागा, भारी लोहे के हैंडल को टटोलते हुए। यह हिला नहीं, यह अंदर से बंद था। जैसे ही मैंने अपनी पूरी ताकत से खींचा और धक्का दिया, घबराहट छा गई। गुनगुनाहट तेज होती गई, करीब आती गई। मैं धुन के साथ नरम बच्चों की खिलखिलाहट सुन सकता था। फिर मैंने उसे देखा। मेरी कांपती हुई टॉर्च की किरण में एक छोटी लड़की की धुंधली, पारभासी आकृति सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। यह तस्वीर वाली लड़की थी, लेकिन उसकी आंखें अब उदास नहीं थीं। वे खाली काले गड्ढे थे और वह अपनी गुड़िया नहीं पकड़े हुए थी। वह मेरी दादी की पुरानी चीनी मिट्टी की गुड़िया पकड़े हुए थी, वही जो हमेशा उनके घर में चिमनी पर रखी रहती थी। उस भयानक पल में मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। अंजलि का भूत केवल महल में ही नहीं रहता था। वह कभी कभी इसे छोड़ देती थी, खेलने के लिए एक नई गुड़िया की तलाश में।